हाय फ्रेंड्स, आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है दक्षिण समूह। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा दक्षिण समूह। सबसे पहले दक्षिण समूह के परिचय और स्थापना की बात करते हैं। सबसे पहले मुख्य उद्देश्य, ये इसका जो मूल उद्देश्य था उसकी बात करें तो भारत ने हमारे जो ग्लोबल साउथ है, मतलब विकासशील और कम विकसित देशों का समूह, जिसे हम क्या कहते हैं ग्लोबल साउथ, उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने, उनका विकास और नीतिगत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण केंद्र की स्थापना की थी। आप इसे याद रखेंगे। तो इसकी शुरुआत किसने की? हमारे भारत ने। और भारत ने क्यों की? क्योंकि जो हमारे ग्लोबल साउथ थे, क्या ग्लोबल साउथ का मतलब हमारे विकासशील और कम विकसित देश, इनके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनके विकास और नीतिगत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हमारे दक्षिण केंद्र की स्थापना की थी। सबसे पहले इसकी घोषणा की बात करें तो इस पहल की आधिकारिक घोषणा, मतलब जो हमारे दक्षिण है पहल, तो इस पहल की आधिकारिक घोषणा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नवंबर 2023 में, कब? नवंबर 2023 में जो आयोजित दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, क्या वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दौरान की गई थी। आप इसे याद रखेंगे। बात करें दक्षिण शब्द के पूर्ण नाम और उसकी प्रकृति की, फुल नेम की बात करें दक्षिण का, तो दक्षिण का पूरा नाम होता है डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव। क्या डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव इसका पूरा नाम है, जिसे हमारे क्या इन देशों के लिए एक वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र, मतलब ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया गया। किसके रूप में इसको विकसित किया गया? ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मतलब वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। अब इसकी ऐतिहासिक और वैचारिक पृष्ठभूमि के बारे में बातचीत करें तो वैचारिक उत्पत्ति की बात करें तो ग्लोबल साउथ की अवधारणा का जुड़ाव शीत युद्ध के दौरान जो तीसरी दुनिया थी, क्या शीत युद्ध के दौरान जो तीसरी दुनिया थी, जिसे थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, 1955, उसके बाडुंग सम्मेलन और गुट निरपेक्ष आंदोलन, हमारा नैम, इससे की गई है। तो आप इसे याद रखेंगे। ग्लोबल साउथ की अवधारणा का जुड़ाव किससे? हमारे शीत युद्ध के दौरान जो तीसरी दुनिया, मतलब थर्ड वर्ल्ड, 1955 के बाडुंग सम्मेलन और हमारे गुट निरपेक्ष आंदोलन से, जहां हमारे विकासशील देशों ने महाशक्तियों के गुट से अलग होकर, जहां हमारे क्या विकासशील देशों ने महाशक्तियों के गुट से अलग होकर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई थी। वर्तमान की प्रासंगिकता की बात करें तो वर्ष 2023 में अपनी G20 से अध्यक्षता के दौरान जो भारत के अंदर आयोजित की गई थी, तो उसके दौरान भारत ने महसूस किया था कि वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों की, क्या वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों की जो वास्तविक चिंताएं, जैसे हमारा बढ़ता हुआ कर्ज संकट है, जलवायु परिवर्तन और खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, इन सब चीजों को या इन चिंताओं को महत्व नहीं दिया जा रहा। किससे? हमारे वैश्विक मंचों पर। समाधान की बात करें तो इसी प्रतिनिधित्व की कमी को दूर करने के लिए, क्या इसी प्रतिनिधित्व की कमी को दूर करने के लिए भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया, जो अंततः क्या हमारे दक्षिण केंद्र की स्थापना का आधार बनता है। किसके? दक्षिण केंद्र की स्थापना का आधार बनता है हमारी ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। बात करें इसके संगठन, संरचना और सिद्धांत की, तो इस बात करें व्यापक नेटवर्क की, तो ये हमारे क्या सीमित या बंद समूह नहीं है जिसमें हमारे 4 समूह, 5 समूह या 5 सदस्य हैं। तो इस प्रकार के जो संगठन होते हैं, जैसे हमारे सार्क होता है, आसियान समिट होते हैं, ब्रिक्स जो हमारे समूह होते हैं, तो इनके अंदर क्या फिक्स सदस्य होते हैं। तो हमारे ये दक्षिण समूह को सीमित या बंद समूह नहीं है, बल्कि इसमें 120 से ज्यादा देश सहयोगी नेटवर्क के रूप में जुड़े हुए हैं। कितने? 120 से ज्यादा देश। फिर थिंक टैंक के रूप में काम करने की बात करें तो यह केंद्र क्या एक ज्ञान भंडार के रूप में काम करता है, मतलब नॉलेज प्रॉस्पेरिटी के रूप में काम करता है, जिसमें भारत का विदेश मंत्रालय और विकासशील देशों के विभिन्न अनुसंधान संस्थान मिलकर काम करते हैं। तो भारत का कौन सा विदेश मंत्रालय काम करता है, और जो दूसरे बार विकासशील देश हैं उनके विभिन्न अनुसंधान संस्थान मिलकर काम करते हैं। बात करें इस पे भारतीय दर्शन का प्रभाव पड़ा है, उसकी बात करें तो दक्षिण की पूरी संरचना भारत के पारंपरिक दर्शन और वसुधैव कुटुंबकम है, मतलब पूरा का पूरा विश्व एक परिवार है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके समावेशी जो विकास मंत्र पे आधारित है। तो इस पे क्या है, हमारे दक्षिण समूह पे भारतीय दर्शन का भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। अब बात करेंगे दक्षिण समूह की, दक्षिण पहल की मुख्य कार्य और विकासात्मक लक्ष्यों की। तो ग्लोबल साउथ के देशों को सशक्त बनाने के लिए, क्या ग्लोबल साउथ के देशों को सशक्त बनाने के लिए यह पहल क्या है, निम्नलिखित क्षेत्रों में काम कर रही है। दक्षिण पहल कौन कौन से क्षेत्रों में काम कर रही है उसकी बात करें। ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं का साझाकरण की बात करें, क्या ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं के साझाकरण की बात करें तो ये मंच क्या करता है, विकासशील देशों को अपनी सफल क्रियात्मक नीतियों और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, जैसे हमारा भारत का यूपीआई, आधार डिटेक्टेड और को क्या है एक दूसरे के साथ साझा करने की सुविधा देता है। कि ये क्या करता है, विकासशील देशों को, जितने में हमारे भारत और दूसरे विकासशील देश है, इनको अपनी जो सफल क्रियात्मक नीतियां हैं और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, जैसे भारत के कौन कौन से, यूपीआई,
आधार है। तो ये क्या एक दूसरे के साथ मतलब जो विकासशील देश क्या करेंगे एक दूसरे के साथ साझा करने की सुविधा देते हैं। जैसे भारत का यूपीआई अब सिंगापुर में भी चलता है और भारत का यूपीआई क्या हमारे भूटान में और हमारे यूएई में भी चलता है। तो हमारे इस तरह जो हमारे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे हैं ये एक दूसरे के साथ सहयोग के रूप में काम कर सकते हैं, ये साझा रूप में काम कर सकते हैं। फिर व्यावहारिक अनुसंधान की बात करें तो इसका उद्देश्य वैश्विक चुनौतियां जैसे हमारे भुखमरी, गरीबी, स्वास्थ्य संकट इनसे निपटने के लिए ये क्या है इनका मुख्य उद्देश्य क्या है हमारी वैश्विक चुनौतियां जैसे हमारे भुखमरी, गरीबी और स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए कम लागत वाले और प्रभावी समाधान खोजने या कम लागत वाले और प्रभावी समाधान खोजना हमारी इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करें तकनीकी क्षमता निर्माण की, इसकी तकनीकी क्षमता निर्माण की बात करें तो यह हमारी क्या है सदस्य देशों के विचार को वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को यह हमारे क्या सदस्य देशों के विचार को वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को आवश्यक प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। क्या करता है आवश्यक प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। फिर दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने की बात करें तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है उत्तर में जो हमारे विकसित देश है उन पर निर्भरता को कम करना। उत्तर के देश जैसे अमेरिका, यूरोप के देश इनको क्या विकसित देश माना जाता है। तो इन पर होने वाली जो निर्भरता है इसको कम करना और विकासशील देशों के बीच में आपसी व्यापार, तकनीक और राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करना। और क्या हमारे जो विकासशील देश है इनके बीच में आपसी व्यापार को, तकनीक को और क्या राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है या मुख्य लक्ष्य है। अब बात करें भारत दक्षिण समूह में या दक्षिण पहल में बहुत आगे बढ़ के काम कर रहा है कैसे। तो भारत इस पूरी पहल का मार्गदर्शक मुख्य प्रदाता है। बात करें इसकी तो भारत की भूमिका किस प्रकार है इस समूह में। बात करें ग्लोबल साउथ का स्वर तो भारत ने G20, G7 और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे जो प्रमुख वैश्विक मंच है इस पर खुद को एक देश के या इन देशों के एक नेता या अग्रदूत के रूप में स्थापित किया। भारत ने क्या किया जो बड़े बड़े मंच थे वैश्विक मंच उन मंचों पर जैसे हमारे G20, G7, यूएनए मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ है तो इन मंचों पर खुद को क्या है जो हमारे ग्लोबल साउथ है तो उनके एक नेता या अग्रदूत के रूप में स्थापित किया है। फिर अफ्रीकी संघ का एकीकरण की बात करें तो भारत के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही वर्ष 2023 में जब वर्ष 2023 में अफ्रीकी संघ को G20 की सदस्यता मिली थी और वो भी कैसी स्थायी सदस्यता मिलती है जिसे हमारे ग्लोबल साउथ के लिए एक ऐतिहासिक सफलता मानी जाती है। मानवीय सहायता या आरोग्य मंत्री की बात करें तो इस योजना के तहत भारत ने यह संकल्प लिया है कि वह आपदा या संकट के समय कि वह क्या आपदा या संकट के समय किसी भी विकासशील देश को तत्काल मानवीय और चिकित्सा सहायता प्रदान करेगा। तो इसे हम कहते हैं आरोग्य मैत्री या आरोग्य मैत्री। बात करें हमारे पारदर्शी वित्तीय सहायता की तो पीएम मोदी के द्वारा प्रस्तावित जो हमारा ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है इसका उद्देश्य क्या है विकासशील देशों को बिना किसी कर्ज के जाल में फंसाए क्या हमारे जो विकासशील देश है तो इनको बिना किसी कर्ज के जाल में फंसाए मतलब डेब्ट ट्रैप में फंसाए रियायती वित्तीय सहायता और प्रदान प्रदान करना। क्या रियायती वित्तीय सहायता और प्रदान प्रदान करना। अब हम देखेंगे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के प्रमुख संस्करणों के बारे में। जो हमारे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है इसके कौन कौन से संस्करण है तो दक्षिण केंद्र के विकास में इन सम्मेलनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब इनके जो सम्मेलन थे उनकी बात करें तो पहला संस्करण या पहले सम्मेलन की बात करें तो जनवरी 2023 में हुआ था। ये सम्मेलन इस सम्मेलन की बात करते हैं ये सम्मेलन आवाज की एकता और उद्देश्य की एकता इस थीम पे आयोजित हुआ था। किसकी आवाज की एकता सभी मिलकर एक साथ आवाज लगाएंगे उद्देश्य की एकता मतलब सभी का उद्देश्य एक ही होगा। तो आवाज की एकता और उद्देश्य की एकता इस थीम पर आयोजित हुआ था कब जनवरी 2023 में जिसमें हमारे 125 देशों ने भाग लिया था और दक्षिण केंद्र की नींव रखी थी। बात करें दूसरे संस्करण की ये हमारे नवंबर 2023 में इसका सम्मेलन हुआ था सबके विकास के लिए एक साथ और सबके विश्वास के लिए या सबके विकास के लिए एक साथ और सबके विश्वास के लिए। इस थीम पर आधारित इस सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने दक्षिण केंद्र का आधिकारिक उद्घाटन किया था। इसका दक्षिण केंद्र का आधिकारिक उद्घाटन किया था। साथ ही हमारे इजराइल हमास जो संघर्ष है क्या हमारे इजराइल हमास संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा का आह्वान भी किया गया। क्या हमारे इजराइल हमास संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा का आह्वान भी किया गया था। बात करें तीसरे संस्करण की बात करें जो हमारे अगस्त 2024 में हुआ था और इसकी थीम क्या थी एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ या एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ इसकी थीम थी। जिसमें क्या भारत ने यूएनएससी और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे जो हमारे वैश्विक संस्थान है उनमें सुधार की पुरजोर मांग की थी। किसमें यूएनएससी हमारे सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन की उसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे जो हमारे वैश्विक संस्थान है इसमें सुधार की पुरजोर मांग की थी ताकि हमारे क्या विकासशील देशों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। क्या विकासशील देश है इनको उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।
अब कुछ तथ्यों की बात करते हैं इसके संबंध में। तो राजनीतिक बनाम भौगोलिक वर्गीकरण। तो ग्लोबल साउथ केवल एक भौगोलिक शब्द नहीं है। क्या ग्लोबल साउथ क्या केवल एक भौगोलिक शब्द नहीं है, बल्कि ये विकास के स्तर को दिखाता है। उदाहरण के लिए देखें तो ऑस्ट्रेलिया भौगोलिक रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है। क्या हमारे ऑस्ट्रेलिया क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में भौगोलिक रूप से देखें तो। इसके बावजूद ग्लोबल नॉर्थ मतलब विकसित देशों का हिस्सा हमारे कौन? ऑस्ट्रेलिया। जबकि भारत और चीन जैसे जो देश है, बड़े देश, ये हमारे उत्तरी गोलार्ध में होते हुए भी ग्लोबल साउथ मतलब विकासशील देशों में गिने जाते हैं। दुनिया की फार्मेसी की बात करें तो भारत ने इस पहल के माध्यम से हमारे लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसे जो गरीब देश हैं, इनको सस्ती जेनेरिक दवाइयां, वैक्सीन, नियामक क्षमता प्रदान करके खुद को दुनिया की फार्मेसी के रूप में मजबूत किया है। अब हम देखेंगे प्रमुख चुनौती के बारे में। जो दक्षिण समूह या दक्षिण पहल है, इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती आती है आर्थिक और ऋण संकट। अगर आर्थिक और ऋण संकट की बात करें तो कर्ज की चाल की बात करें तो कोविड-19 महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, बढ़ती वैश्विक महंगाई, या बढ़ती वैश्विक महंगाई, इन सभी कारणों की वजह से कई विकासशील देश जैसे हमारे श्रीलंका, जाम्बिया, पाकिस्तान, ये सारे के सारे देश क्या विदेशी कर्जे के तले दबे पड़े हैं। डॉलर के वर्चस्व की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्य रूप से हमारे अमेरिकी डॉलर में ही होता है। किसमें? अमेरिकी डॉलर में होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब भी हमारे अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाता है तो ग्लोबल साउथ के देशों की मुद्राएं गिर जाती है और उनका आयात जैसे हमारे तेल और खाद्य पदार्थ, या तेल और खाद्य पदार्थ बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। आप इसे याद रखेंगे। फिर दूसरी चुनौती आती है हमारी वैश्विक मंचों पर प्रतिनिधित्व की कमी। या वैश्विक मंचों पर प्रतिनिधित्व की कमी की बात करें तो पश्चिमी एकाधिकार, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी जो हमारी प्रमुख वैश्विक संस्थाएं हैं, इनके निर्णय लेने की प्रक्रिया में अभी भी इनके क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया में अभी भी पश्चिमी देशों जैसे हमारे ग्लोबल नॉर्थ का दबदबा है। ग्लोबल साउथ की आबादी सबसे अधिक होने के बावजूद क्या ग्लोबल साउथ की आबादी सबसे अधिक होने के बावजूद उनके आवाज को अक्सर क्या है नजरअंदाज कर दिया जाता है। फिर जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट फाइनेंस की कमी की बात करें, क्या हमारी जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट फाइनेंस की कमी की बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान भी हमारे ग्लोबल साउथ को ही होता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो कार्बन उत्सर्जन विकसित देशों ने किया है। किसने? विकसित देशों ने किया है। लेकिन जलवायु परिवर्तन जैसे बाढ़, सूखा, समुद्री जल स्तर का बढ़ना, इन सब का भयानक नुकसान हमारे ग्लोबल साउथ, खासकर हमारे अफ्रीकी और छोटे छोटे जो द्वीपीय देश है उनको भुगतना पड़ता है। जबकि इन्होंने किया किसने? ये हमारे विकसित देशों ने किया है। फिर वित्तीय वादे अधूरे की बात करें तो विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को हर वर्ष $100 बिलियन देने का वादा किया था, जो आज तक पूरी तरह से पारदर्शी रूप से नहीं निभाया गया है। फिर डिजिटल और तकनीकी खाई की बात करें, डिजिटल डिवाइड जिसे कहते हैं, तो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सेमीकंडक्टर, ग्रीन टेक्नोलॉजी जिसमें हमारा सौर ऊर्जा, ईवी बैटरी, इन पे अभी भी विकसित देशों और चीन का एक का अधिकार है। किसका? चीन का और विकसित देशों का अधिकार है। जो हमारी तकनीक है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, इनके ऊपर ग्लोबल साउथ के पास इनके विकास के लिए न तो पर्याप्त पूंजी है, न ही कोई बुनियादी ढांचा। ये हमारी कुछ चुनौतियां हैं। भू राजनीतिक दबाव की बात करें तो गुटों में बंटने का दबाव। वर्तमान दुनिया में जो नया ध्रुवीकरण जैसे हमारे अमेरिका, चीन और रूस ये हो रहा है, जिसमें हमारे गरीब देशों पे दबाव बढ़ता जा रहा है, गरीब देशों पे दबाव डाला जा रहा है कि वे किसी भी एक गुट को चुन सकते हैं, चीन को, रूस को या अमेरिका के गुट को चुन सकते हैं। इससे गुट को चुनने से क्या होगा? उनकी जो स्वतंत्र विदेश नीति है और विकास प्रभावित होता है। अमेरिका को चुनते हैं तो चीन से जाते हैं, चीन को चुनते हैं तो अमेरिका से नाराज हो जाता है, अमेरिका नाराज हो जाता है। अब इतनी सारी समस्याएं थी, समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है? तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए ग्लोबल साउथ को आत्मनिर्भरता और सामूहिक शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर है, उसका उपयोग करना पड़ेगा। एक उपयोग हो सकता है दक्षिण दक्षिण सहयोग। आपसी व्यापार की बात करें तो विकसित देशों पर निर्भर रहने की बजाय ग्लोबल साउथ के देशों को आपस में व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना चाहिए। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की बात करें तो डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए आपसी व्यापार में स्थानीय मुद्राएं होती है, डी डॉलराइजेशन का उपयोग करना चाहिए, जैसे हमारे ब्रिक्स देश आपस में कर रहे हैं। फिर वैकल्पिक वित्तीय संसाधन संस्थाओं के विस्तार की बात करें, क्या वैकल्पिक वित्तीय संस्थाओं के विस्तार की बात करें तो ब्रिक्स के द्वारा स्थापित जो हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक है और भारत द्वारा प्रस्तावित ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट जैसे हमारे पारदर्शी बिना छिपी शर्तें वाले जो वित्तीय संस्थान है उनको मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि हमारे विकासशील देशों को चीन के डेट ट्रैप और आईएमएफ की जो कठोर शर्तें हैं उनसे बचाया जा सके। फिर अब अगला सुधार आता है हमारे क्या वैश्विक संस्थाओं में सुधार के लिए एकजुटता। तो ग्लोबल साउथ में G20, G77 और ब्रिक्स जैसे जो मंच है उनका उपयोग करके हमारे ग्लोबल साउथ को क्या करना चाहिए? G20, G77 और ब्रिक्स जैसे जो मंच है उनका उपयोग करके यूएनएससी, ब्रेटन वुड्स संस्था जैसे मेरे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है
इनमें अपने कोटे और प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त दबाव समूह मतलब प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करना चाहिए। फिर बात करें डिजिटल और तकनीकी साझाकरण की टैक्स शेयरिंग की बात करें तो भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डीपीआई जैसे जिसमें हमारे यूपीआई आता है उनको क्या एक बेहतरीन समाधान के रूप में देखा जा सकता है। विकासशील देशों को भी ऐसे ओपन सोर्स और कम लागत वाली जो तकनीकें हैं इनके आपस में साझा करनी चाहिए। विकासशील देशों को क्या है अपनी ऐसी ओपन सोर्स और कम लागत वाली जो तकनीकें हैं उनको आपस में साझा करनी चाहिए ताकि पश्चिमी कॉर्पोरेट कंपनियों पर निर्भरता कम हो सके। फिर जलवायु न्याय मतलब क्लाइमेट जस्टिस की मांग तो ग्लोबल साउथ को एकजुट करके क्या ग्लोबल साउथ को एकजुट होकर लॉस एंड डैमेज फंड जो हमारे लॉस एंड डैमेज फंड उसको पूरी तरह से लागू करने और विकसित देशों से ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब बिना भारी रॉयल्टी के इसकी मांग करनी चाहिए। किसकी? ग्रीन टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की मांग करनी चाहिए, वो भी कैसे? बिना भारी रॉयल्टी के। इसमें हमारे समान लेकिन विभेदिक जिम्मेदारियां जो सीबीडीआर है इसके सिद्धांत पर जोर देना जरूरी है। तो ये हमारे कुछ समाधान है और आखिरी समाधान आता है हमारे रणनीतिक स्वायत्ता स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करें तो महाशक्ति के बीच पिसने में से बचने के लिए महाशक्ति के बीच में पिसने से बचने के लिए ग्लोबल साउथ के देशों को शीत युद्ध के समय की तरह ही गुटनीतिकता का एक नया और आधुनिक रूप अपनाया जाना चाहिए। मतलब किसी एक गुट का हिस्सा बनने की बजाय क्या मुद्दों के आधार पर बहु संरक्षण मतलब मल्टी अलाइनमेंट की नीति अपनाई जानी चाहिए। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समूह समूह का नाम था दक्षिण समूह इसके बारे में काफी कुछ जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।